नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर फिर से भारी बवाल हो गया है। तो इधर बिहार में बाढ़ का तांडव दिख रहा है। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने फिर से चेतावनी दे दिए हैं। तो इधर लालू यादव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। लालू यादव की सजा बढ़ सकती है, लालू यादव फिर से जेल जा सकते हैं। तो आज बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू यादव की फिर से मुश्किलें बढ़ सकती है। लालू यादव एक बार फिर से जेल जा सकते हैं। देखिए, लालू यादव की सजा बढ़ सकती है। लालू यादव की सजा बढ़ाने की याचिका पर सीबीआई ने फिर से समय मांगा है। दरअसल मामला है देवघर कोषागार से अवैध निकासी का, जिसमें से लालू यादव की सजा बढ़ाई जा सकती है। और बीते दिन चारा घोटाले में लालू यादव की सजा बढ़ाए जाने के मामले में सुनवाई हुई है। सीबीआई की ओर से अदालत से समय मांगा गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद होगी। यदि लालू यादव की सजा बढ़ाई जाती है तो लालू यादव फिर से जेल जा सकते हैं। बिहार में सिर्फ 2-3 दिन में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन होने वाला है। उसके बाद प्लास्टिक देने वाले और लेने वाले दोनों पर जुर्माना भी लग सकता है, जेल भी हो सकता है, या दोनों ही सजा सुनाई जा सकती है। बिहार में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा। ये प्रतिबंध पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगाया जा रहा है। 1 जुलाई से पटना जिले में भी 19 तरह के सिंगल यूज वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा। और वैसे पर्यावरण मंत्रालय ने अगस्त 2021 में ही सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर बैन लगाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। और करीब 1 वर्ष का समय इन उद्योगों से जुड़े लोगों को दिया गया था ताकि वे अपने स्टॉक को खत्म कर ले। और 1 जुलाई से प्रतिबंध लगने के बाद यदि बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए कोई भी पकड़ा गया तो 500 से 2000 रुपए का फाइन लगेगा। और औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत दंड का प्रावधान होगा। और ऐसे दुकानदारों पर 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा, या फिर 5 साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है, या दोनों ही दिया जा सकता है सजा के रूप में। कई तरह के प्लास्टिक के उत्पाद बंद होने वाले हैं, जैसे प्लास्टिक के झंडे, कप, प्लेट, ग्लास, एयरबड, स्ट्रॉ, ट्रे, प्लास्टिक के स्टिक और पीवीसी का जो बैनर बनता है, तो उन बैनरों पर भी रोक लगाया जा रहा है। और शादी ब्याह या पार्टी की बात करें तो वहाँ कप, प्लेट काफी ज्यादा यूज होता है। और एक बार बैन हो जाने के बाद इसके विकल्प भी अभी मार्केट में जो हैं वो काफी महंगे हैं। और सरकार इस बार पूरी तरह से तैयार है। निगम ने बना दिया है टास्क फोर्स। जो भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाएंगे उनको जुर्माना भरना पड़ेगा, साथ ही कड़ी सजा हो सकती है। बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश हो रही है, लेकिन कुछ जिले अभी भी मानसून की बेरुखी का सितम झेल रहे हैं। बिहार के कई जिलों में ठीक से बारिश नहीं हो रही है, और बारिश नहीं होने से अब बढ़ जाएगा खेती का खर्च। और किसानों ने बताया है कि समय रहते यदि बारिश नहीं होती है तो धान की उपज में 10 से 15% तक कमी भी आ जाएगी। साथ ही किसानों को लागत भी ज्यादा लगेगा, सिंचाई में लगेंगे ज्यादा पैसे। तो वहीं बिचड़ा में अंकुरन नहीं होने से दोबारा बिचड़ा लगाना पड़ेगा। मानसून की बेरुखी ने राज्य में धरती पुत्रों की चिंता बढ़ा दी है। 1.5 दर्जन से भी अधिक जिलों में धान की रोपनी नगण्य है। इन जिलों के किसान आसमान निहार रहे हैं। कई जिलों में बिचड़े झुलस गए हैं। अब किसानों को फिर से बीज छिड़कना पड़ेगा। देखिए सासाराम की ये तस्वीर। सासाराम में पानी की कमी के कारण खेत में सूख गए हैं धान के बिचड़े। जो धान के पौधे होते हैं वो किसानों के अब सूख रहे हैं, कई जगह पर बर्बाद हो गए हैं पानी नहीं होने की वजह से। और फिर से अब किसानों को दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। कुछ जिलों में भारी बारिश हो रही है, जैसे सीमांचल के अररिया और किशनगंज की छोड़ दें तो बाकी जिलों में बारिश की कमी देखी जा रही है। लेकिन सीमांचल के अररिया और किशनगंज में बारिश ठीक ठाक है। और इधर बिहार के मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही बिहार में बारिश होने वाली है। कहा जा रहा है कि 2 जुलाई से बिहार में मानसून सही तरीके से काम करेगा और बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश होगी, तेज बारिश होगी।
बिहार में मानसून की बेरुखी देखने को मिल रही है। बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश की कमी है, जिससे किसान परेशान है। सीमांचल छोड़कर अधिकतर जिलों में बारिश की कमी है, लेकिन 2 जुलाई से बिहार में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अभी से ही संभावना जता दी है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल बिहार के 34 जिलों में बारिश की कमी है। सीमांचल के 4 जिले जैसे अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और सुपौल में भारी बारिश हो रही है। यहाँ बारिश ठीक है, लेकिन बाकी जिलों में किसान परेशान हैं। और मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार हैं और इसके प्रभाव से एक सप्ताह के बाद यानी 2 जुलाई से बिहार में भारी बारिश हो सकती है। अब ये लीजिए, मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर एक और बड़ी खबर आ गई। मौसम विभाग केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पटना समेत पूरे राज्य में मेघ गर्जन, वज्रपात और हल्की वर्षा का अनुमान है। जबकि उत्तर बिहार के 5 जिलों में जैसे शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा में वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। यानी उत्तर बिहार के कुछ जिलों में भयानक बारिश हो सकती है, तो वहीं बाकी जिलों में भी हल्की बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में बिहार में बारिश होने वाली है। नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण नेपाल लगातार बिहार में पानी छोड़ रहा है और बिहार में बाढ़ का तांडव देखने को मिल रहा है। गंगा व कोसी समेत कई नदियां उफान पर है। लोग लगातार अपने घर द्वार को छोड़कर भाग रहे हैं। बिहार में बाढ़ से तबाही शुरू हो गई है। कई जिलों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर भी चुका है। लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन करने को मजबूर हैं। और इधर बगहा में डराने लगी है गंडक नदी। नेपाल में भारी बारिश के बाद शहरों में पानी घुस गया और अभी तो कुछ नहीं है, अगले 24 घंटे में गंडक नदी और भी खतरनाक हो सकती है। जैसे जैसे नेपाल में भारी बारिश होगी वैसे वैसे गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता जाएगा और बिहार के इन जिलों में भयानक खतरा मंडरा रहा है। अगले 24 घंटों में बगहा, बेतिया, गोपालगंज, मोतिहारी आदि जिलों में बाढ़ भयानक तबाही मचा सकती है। कटिहार में गंगा व कोसी नदी तबाही मचाने को तैयार है, तो वहीं कटिहार के कुर्सेला में महानंदा नदी भी भयानक तरीके से बह रही है। कटिहार में महानंदा, गंगा व कोसी नदी के जलस्तर बढ़ने से भारी तबाही मच रही है। और इधर किशनगंज में अन्य नदियों के साथ कनकई नदी भी भारी तबाही मचा रही है। और सरकार और प्रशासन की जरा बदमाशी तो देखिए। किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड के लोचा पंचायत के सतमेड़ी गांव का अस्तित्व धीरे धीरे सरकार और प्रशासन की अनदेखी के कारण समाप्त होता दिख रहा है। और पहली बरसात से ही यहां तेज कटाव जारी है। पिछले वर्ष लगभग 40 परिवारों का आसियाने कनकई नदी में समा गया था और कई लोग पलायन करके यहां से चले गए थे और अब जो बचे हुए हैं वो भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं। और सरकार अपने निकम्मेपन को अभी भी साबित कर रही है। यहां सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंच रही है। तो इधर बिहार के सहरसा में भी भीषण बाढ़ आ गया है। सहरसा के साथ सुपौल में भी बाढ़ तबाही मचा रही है। अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवा के साथ विपक्ष के नेता बराबर ये कह रहे हैं कि ये योजना लाकर सरकार ने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। और सरकार के घटक दल भी लगातार अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी अग्निपथ योजना का विरोध कर दिया है। जीतनराम मांझी भी लगातार विरोध कर रहे हैं और कहते हैं ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद उसी गड्ढे में आकर गिरोगे। तो विपक्ष के अनुसार बीजेपी ने युवाओं के भविष्य को बर्बाद करना चाहा, लेकिन इनका ही गठबंधन अब टूटने के कगार पर है। बिहार में जदयू और बीजेपी का गठबंधन कभी भी टूट सकता है। लगातार इन लोगों के बीच लड़ाई हो रही है। इनके बीच आपस में विश्वास लगता है खत्म हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बिहार में जो भी बवाल हुआ है वो नीतीश कुमार की पुलिस और प्रशासन के द्वारा किया गया, उनकी मौजूदगी में किया गया। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पुलिस किसी को रोकने का प्रयास नहीं किए। तो अब जदयू नेता विजेंद्र कुमार जी ने पूछा है कि आखिर कौन सच बोल रहा है, बीजेपी सच बोल रही है या विपक्ष वाले सच बोल रहे हैं।
एक तरफ जहां बीजेपी नेता संजय जायसवाल कहते हैं कि बिहार का पुलिस प्रशासन की लापरवाही से ये सब हुआ है, पुलिस प्रशासन ने रोकने का काम नहीं किया, तो इधर विपक्ष वाले लगातार मांग कर रहे हैं कि पुलिस ने जिन लोगों पर कार्रवाई की है, जिनकी गिरफ्तारी किए हैं, उन लोगों को रिहा किया जाए। तो जदयू नेता ने पूछा, अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो 1111 लोगों की गिरफ्तारी आखिर कैसे हुई? क्या भाजपा अध्यक्ष के आरोप को सच माना जाए या विपक्ष के आरोप को? इनमें से कोई तो एक झूठ बोल रहा है ना। और देखा जाए तो सच में इतनी गिरफ्तारी हुई है, यानी जदयू का सीधा सीधे कहना है कि बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जुलाई के अंत से शुरू हो सकती है जाति आधारित जनगणना और लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। सभी डीएम को जाति आधारित गणना का जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। राज्य सरकार की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग को इसकी पूरी प्रक्रिया की सतत मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी लगभग सब कुछ सेट हो गया है और जाति आधारित गणना करने के लिए 500 करोड़ का बजट भी पास कर दिया गया है। तो जुलाई के अंत में जाति आधारित गणना बिहार में शुरू हो सकती है। बिहार के लिए बड़े ही गर्व की बात है, बिहार ने बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। एमएसएमई में बिहार को मिला है दूसरा स्थान, यानी उद्योग लगाने के क्षेत्र में बिहार को दूसरा स्थान मिला है। 30 जून को दिल्ली में पीएम मोदी करेंगे बिहार को सम्मानित। लगातार बिहार में उद्योग लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से अभी बिहार की बदनामी लगातार होती है, क्योंकि बिहार से सबसे ज्यादा पलायन होता है, मजदूर बाहर जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि बिहार वालों को बिहार में ही काम मिले, उनको मजबूरी में बाहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़े। और अब तो बिहार ने बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। एमएसआई में बिहार को दूसरा स्थान मिला है। देखिए, बिहार में एक उद्योग लगता है तो उसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है। देखिए, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि राज्य और संघ शासित प्रदेशों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई सेक्टर में प्रोत्साहन और विकास के लिए किए गए कार्यों की कैटेगरी में बिहार को नेशनल एमएसएमई अवार्ड मिला है। ओडिशा के बाद दूसरा स्थान मिला है बिहार को, हरियाणा को मिला है तीसरा स्थान। और इधर बिहार में मुख्यमंत्री उद्यम योजना के लिए 16,000 लाभार्थियों का चयन भी किया गया है, जिन्हें 10-10 लाख रुपए दिए गए हैं ताकि वे लोग अपना उद्योग स्थापित कर सके। यदि कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले 10-10 लाख रुपए का लोन सिर्फ SC/ST वालों को सरकार देती थी, लेकिन 2021-22 के बाद अब पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, युवा व महिलाओं को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो यदि आप में भी कोई अपना उद्योग लगाना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री उद्यम योजना के तहत आप भी 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। अग्निपथ योजना का लगातार विपक्ष बिहार में विरोध कर रहे हैं। ये लोग सदन के कार्यकाल को भी नहीं चलने दे रहे हैं। तीसरे दिन भी सदन में खूब हंगामा किया गया और इससे विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। और इधर आरजेडी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने कहा है कि गिरफ्तार युवाओं को रिहा करे सरकार। राबड़ी देवी जी का कहना है कि चाहे अग्निपथ योजना को वापस लो या ना लो, लेकिन गिरफ्तार किए हुए युवाओं को जितनी जल्दी हो सके सरकार रिहा करे। राबड़ी देवी लगातार मांग कर रही है कि जिन गिरफ्तार युवाओं को जेल भेज दिया गया है, सरकार उन्हें फौरन जेल से बाहर करे। और बीते दिन भी राबड़ी देवी जी का बयान आया था कि मोदी सरकार अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेगी, मैं जानती हूं, लेकिन कम से कम छात्रों को रिहा कर दे। जो लोग ट्रेन से सफर करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, असम में बाढ़ से बिहार की कई ट्रेनें कैंसिल हो गई है। पूर्वोत्तर राज्य असम में आई भीषण बाढ़ के कारण बिहार से गुजरने वाली 1 दर्जन से भी ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई है। दरअसल असम में आई भीषण बाढ़ के कारण कई जगहों पर पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई है और सबसे ज्यादा सीमांचल क्षेत्र से गुजरने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया है। किशनगंज से होकर जाने वाली लगभग दर्जनों ट्रेन 2 से 15 जुलाई के बीच रद्द रहेगी। और कौन कौन सी ट्रेनें रद्द की गई है, ट्रेनों का लिस्ट जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप पूरी डिटेल से जान सकते हैं।
बिहार में भ्रष्ट नेता और अफसरों के कारनामे देखिए। बिहार के पटना में 113 स्वास्थ्य उप केंद्रों में 70 सिर्फ कहने को अस्पताल हैं। कहीं खटाल बन गया है तो कहीं भूसा घर। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर में शहरी अस्पतालों में बेड के लिए जो हाय तौबा मची, उसे देखते हुए हमारे यहाँ ग्रामीण अस्पतालों को दुरुस्त कराने की योजना बनी थी। लेकिन तीसरी लहर को बीते हुए 6 महीने से भी अधिक गुजर गए हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। अब भी हमारे बिहार के ग्रामीण अस्पताल बीमार हैं। इसकी व्यवस्था इतनी लचर है कि पहले इन अस्पतालों का इलाज करना होगा, तब जाकर मरीजों का इलाज हो पाएगा। पटना की ही बात करें तो देखिए, पटना में वर्तमान में 67 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 113 स्वास्थ्य उप केंद्र हैं। 113 में से 70 से अधिक स्वास्थ्य उप केंद्र अब भी बदहाल हैं, जहां खटाल, भूसा घर या अन्य प्रकार के अतिक्रमण हैं। और अभी फिर से बिहार में कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन ये सरकार कभी नहीं सुधरेगी। इनके भ्रष्ट नेता और अफसर कभी नहीं सुधरेंगे। ये लोग अस्पतालों को बनने के लिए जो पैसा आवंटित होता है उनको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं, तो कहां से काम होगा बिहार में। बिहार के कई अस्पताल खंडहर बन चुके हैं। जरा देखिए, ये कोई अस्पताल है, यहाँ कैसे इलाज होगा बताइए जरा। ये भ्रष्ट नेता लोग जो अस्पताल बिहार में ठीक से नहीं बनाते हैं, और यही कारण है कि जब कोरोना आता है तो सबसे पहले नेताओं को कोरोना पकड़ने लगता है।